नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज पार्लियामेंट में लोकसभा में जो माली साल 2024-2025 का बजट पेश हो चुका है। ये बजट का जो तखमीना जो पेश किया गया है, जो एस्टिमेट है, वो 48 लाख थाउजेंड से ज्यादा है। सॉरी, मैं माफ करना, 48 लाख करोड़ से ज्यादा है। तखमीना जो पेश किया गया है, बजट जो पेश किया गया है, यानी इस साल जो है 48 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इस बजट पर जो है, जाहिर बात है, अपोजिशन की तरफ से जो तबसरे आए हैं, वो खास तौर से मैं पहले आपको सुना देता हूँ। उसके बाद इस बजट पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जाने जाते हैं, और वो जाने माने जो है एक शख्सियत है। मैं उनका नाम बाद में आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर है राहुल गांधी ने इस बजट के बारे में कहा। राहुल गांधी ने इस बजट को तनकीद करते हुए कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, जबकि राज्यसभा में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस बजट को नकलची बजट करार दिया। नकलची बजट से उनकी जो ताबीर है, जो तस्वीर है, जो दी है, उन्होंने इस माना में दी है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो इंतखाबात हुए हैं, मई में जो इंतखाबात हुए हैं, उस दौरान जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसमें बजट वो मईशत को बेहतर करने और खास तौर से बेरोजगारी को दूर करने के सिलसिले में कई वादे किए गए थे, कई चीजें दिखाई गई थी। उसी हवाले से इस बजट में इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन नजर आता है। लेकिन इस बजट की जो छाप है, जो गुज़िश्ता 10 साल से ये इस हुकूमत का वतीरा रहा, खासा रहा, वो यही है कि ये सोशल सेक्टर को नजरअंदाज किया गया है इसमें, और जो है जो दौलतमंद तबकात है, उनकी जो है भलाई की तरफ, उनके मफादात की तरफ खासी तवज्जो इस बजट में भी दी गई है। राहुल गांधी ने भी इसमें खास तौर से यही कहा, क्रोनी कैपिटलिस्ट, खास तौर से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अडानी और अंबानी का, बल्कि ए लफ्ज इस्तेमाल किया। 2 जो है लफ्ज इस्तेमाल किया, उनकी जो इनिशियल्स है उसके इस्तेमाल करते कहा कि ये उनके मफादात के लिए। तो चलिए हम उनसे इस सिलसिले में इस बजट में क्या है, आवाम के लिए क्या है, खास खास लोगों के लिए क्या है, इस पर बात करते हैं। जनाब के रहमान खान साहब, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, मरकजी वजीर भी रहे हैं, विफाकी वजीर भी रहे हैं, और एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इख्तिसादियात की खासतौर से बड़ी अच्छी ये जो है इनकी पकड़ है, इस पर खासी नजर रखते हैं। बहुत ही जो है इनके जो मज़ामीन हैं, इनके जो ख्यालात हैं, मुख्तलिफ जगह जो है लिए जाते हैं, इसी हवाले से इख्तिसादियात के हवाले से, खास तौर से जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इसके रहमान खान साहब माहिर समझे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मोहतरम रहमान खान साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेतमाम मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। आपका पहला क्या तबसरा है, ये जो बजट पेश किया गया है 48 लाख करोड़ से ज्यादा 21,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में आपका पहला क्या वो? मेरा जो पहला रिएक्शन है, जो बजट प्रेजेंट किया गया है लोकसभा में, कि जो बीजेपी इसको एक रेवोल्यूशनरी बजट कर रहे थे, उसमें कोई रेवोल्यूशन भी नहीं और बजट में कोई ऐसी खास चीजें नहीं जिसे अप्रिशिएट किया जाए। जैसा कि कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने और खासकर मिस्टर चिदम्बरम साहब जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन तीनों का तज्जिया ये है कि ये बजट कॉपी पेस्ट है। इन्होंने कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ हाफ ऑफ द इनके जो प्रोग्राम्स बताए गए हैं, वो कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने वो दिया था। चाहे फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप है, एमएसएमई को प्रमोशन के लिए है,
क्या जो इंटरनेटशिप जो इंडस्ट्रीज में इंटरनल इंटर्नशिप करना है, ये सब चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हैं। तो इससे कोई इनोवेशन नहीं आए जो इनके बजट में। दूसरा जो है, आपने बजट का तखमीना कहा है, यानी जीडीपी का 4.9% तक डिफिसिट बजट आ रहा है जी। अब हमारे पास एक कानून है कि एक्सपेंडिचर का डिफिसिट 3% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो लगातार पहले भी 10 सालों में, अब जो तीसरा इनका दौर है, इसमें भी इन्होंने ये कानून को तोड़ा और इनके पास वसाइल नहीं है, तो डिफिसिट बढ़ गया है, 4.9% हो गया है। इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। जहां तक इनके जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है बिहार और आंध्र प्रदेश, और दूसरे रियासतों का कहीं भी पूरे बजट के स्पीच में दूसरे रियासत, खासकर सदर्न स्टेट, नजर नहीं आ रहा है, या वहां पर कोई प्रोग्राम इन्होंने कर रहे हैं, या ऐसा प्रोग्राम दूसरे मुल्क के हिस्सों को दिया है, वो उसका कहीं जिक्र नहीं। और जो वादे किए गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे, 2 करोड़ से ज्यादा, इंटर्नशिप 1 करोड़ और 5,000 रुपए अलावेंस देंगे, ये सब मुझे लगते हैं कि एक जुमला है। क्योंकि पहले भी इनके दौर में 10 साल में इस तरह के वादे किए थे, कोई वादे पूरे नहीं हुए, और ये भी एक वादे ही, और इसे पूरा करना नामुमकिन है। उसमें एक जो लोगों को राहत पहुंची है, जो इनकम टैक्स की लिमिट जो है 5 लाख से 7 लाख किए हैं, उससे छोड़कर दूसरा कोई कॉमन मैन के लिए या आवाम के लिए कोई इनके पास इस बजट में राहत नहीं मिली है। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिनके बजट से, और लोगों को और ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ेगा। और इन्होंने नहीं कहा है कि ये डिफिसिट कैसा पूरा करेंगे। क्या अगर मनी सर्कुलेशन में लाके नोट प्रिंट करेंगे या बारो करेंगे? और इस तमाम के पूरा बजट में जो अहम चीजों की जरूरत थी वो कहीं जिक्र नहीं हुआ है। अब फिस्कल डिफिसिट को किस तरह से पूरा करेंगे, और हमारे बारोइंग्स को किस तरह से देंगे, और बारोइंग कितने होंगे, इसके बाद एस्टिमेट के बारोइंग क्या है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब जैसा कि उनका कहा कि कैपिटल गेन्स में कुछ राहत दिए हैं, वो कुछ ना के बराबर है। वहां से आप देखेंगे कि वो एंजल टैक्स करके एक था, हम भी कहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उसको अबालिश करने का हम वादा किया था। उन्होंने भी एंजल टैक्स को अबालिश करने का जिक्र किया है। तो ये छोड़ के ज्यादा कोई ऐसे, उन्होंने कहा है कि हम तरजीह देंगे एमएसएमई को एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। और उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एक तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए कोई कुछ स्कीमें दिए हैं, और लोगों को किस तरह से, यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर की तरफ से एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए उसका जरिए कैसा करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब एमएसएमई को, उसमें एमएसएमई को तो तरजीह देंगे ये कहा है उन्होंने, पर किस तरह से तरजीह देंगे और कैसे वो एमएसएमई के जरिए से कितने जॉब क्रिएट करेंगे। तो अप्रेंटिसशिप जो ये है वो अच्छी चीज है, जो हमने कांग्रेस में भी हमने वादा किया था
कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके स्किल की तरफ ज्यादा। जब लोग स्किल हुए हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, अपना स्किल बढ़ा सकते हैं, उसको तरजीह देंगे, इन्होंने वादा किया है, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। इसको छोड़ के मैं नहीं समझता है कोई ऐसा बजट है जिसको हम तारीफ करके तारीफ के पुल बांधेंगे। तो एक मामूली बजट है, इससे मैं समझता हूँ कि आवाम को यानी कॉमन मैन को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने अपनी जो आप इब्तिदाई जो तबसरा फरमा रहे थे, उसमें एक बात जो कही, खास तौर से एक नुक्ते की तरफ इशारा किया, जिसका इशारा जो है चिदंबरम साहब ने भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी किया कि ये जो हुकूमत बनी है, ये एक अक़लियती हुकूमत है। दो अहम जो है एलाइज है, जो दो हलीफ जमातें हैं, एक साउदर्न स्टेट की है, एक जो है ईस्टर्न स्टेट की है, बिहार है, और एक जो है आंध्र प्रदेश की। इन दोनों रियासतों का तस्करा किया गया। क्या आप समझते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है? बिहार का जो मुतालबा था कि स्पेशल स्टेटस देने का, वो तो कबूल नहीं किया गया, लेकिन उनको बहुत यानी उनकी मुंह भराई की गई, नाजबरदारी की गई, अपीस किया गया। आपको लगता है दूसरे रियासतों को जो है नजरअंदाज करके, जो है खासतौर से कर्नाटक है और भी दीगर जो अपोजिशन की रियासतें हैं, उनको नजरअंदाज करके, जो वाकई प्रॉस्पर रियासतें हैं, उनको जो है नजरअंदाज करके जो है ये दोनों रियासतों का खास खुसूसी ख्याल रखा गया है? ये नाजबरदारी के जुमरे में आता है, अपीजमेंट के जुमरे में आता है या नहीं आता? बिल्कुल अपीजमेंट है। वो तो स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे दोनों, आंध्र प्रदेश और बिहार, मगर उनको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। और उसके बावजूद उसके साथ अगर बगैर स्पेशल स्टेटस के खासकर बिहार के लिए बहुत से पैकेज दिए हैं, ताकि फाइनेंशियल पैकेज दिए हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश को कुछ दिए हैं, मगर दूसरे रियासतों का क्योंकि हम डिटेल बजट अभी तक हाथ में किसी के नहीं मिला है, मगर हम हमारा हमारा जो तजिया है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट स्पीच से जो भी मालूमात हमको पड़ते हैं, इसके लिए इसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। तो इस देखने से यहाँ कोई दूसरे स्टेटों को, वेस्ट बंगाल है, कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि इनका वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है। तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया है, जैसे अपोजिशन रूल स्टेट है हम देखेंगे, कर्नाटक है, केरला है, तेलंगाना है, इस तरह से जो भी पंजाब है, बंगाल है, इन रियासतों का वहां क्या करेंगे इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है पूरे बजट में। तो इससे जाहिर होता है कि एक बजट एक तरफा बजट है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास नहीं है। ये कुछ चंद लोगों के का साथ और चंद लोगों का विश्वास और उनको ताकतवर बनाने की बात की है, वरना ये सबका साथ नहीं है। तो ये जो है, ये इस तरह का जो रवैया है, आप जो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन अमलन जो रवैया होता है, इनका जो एक्शन जो होते हैं, वो एक्शन जो है उससे जो है एक तरह की जो है ना, क्या कहेंगे, वो शिकवा शिकायत पैदा होती है, और ये मुल्क की वहदत के लिए, यूनिटी के लिए जो है बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि आप एक को नजरअंदाज करेंगे और एक को पैम्पर करेंगे, एक को अपीस करेंगे, तो उसके नतीजे में जो फीलिंग है, इल फीलिंग है, वो पैदा होना फितरी बात है। तो ये इस तरह का जो रवैया कर रहे हैं, ये मुल्क हमारा जो है एक बहुत ही डाइवर्स मुल्क है। इसकी कोई एक बुनियाद जो है ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कहे कि वो मुश्तरका बुनियाद है, सिवाय एक फासिज्म के कास्ट सिस्टम जो है वो एक मुश्तरका बुनियाद है। बाकी सब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे सब डाइवर्स है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कैफियत हो रही है, साउथ वाले कमाते हैं, साउथ का पैसा होता है, साउथ को नजरअंदाज किया जाता है, नॉर्थ वाले जो है तो साउथ के पैसे पे जो है तो ऐश करते हैं। जी, इनका जो नजरिया है, इनका जो आउटलुक है कि सबके साथ तो नहीं है, सबका विकास भी नहीं है। जो रियासतें उनके पार्टी के नहीं हैं, उनको वो समझते हैं कि वो रियासतें हमारे नहीं हैं, वो गैर समझते हैं।
और जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है इन द कंट्री। अब वहाँ उनको कर्नाटका को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं कर्नाटक के, और दूसरे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, इस पे कुछ जिक्र नहीं है बजट में। हाँ, यहाँ तक अब अगर हम उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है बिहार पिछड़ा इलाका है, आप उसको वहाँ तरक्की करना है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं दीजिए, मगर दूसरे स्टेट्स का भी ख्याल, बिहार को देते वक्त दूसरे स्टेटों का भी ख्याल रखना है। और भी हिंदुस्तान में पिछड़े रियासतें हैं जहाँ सेंटर की असिस्टेंस होना चाहिए, वो कुछ नहीं किया गया। और रेलवे के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, हालांकि पहले रेलवे का सेपरेट बजट होता था, अब इसको मर्ज किया गया है यूनियन बजट में। कहीं भी एक लफ्ज भी रेलवे से आप क्या करेंगे, रेलवे में क्या तरक्की करेंगे, इसके बारे में कोई, हालांकि जब एक सेपरेट बजट ही होता था तो उस रेलवे के बारे में अपने बजट में कंप्लीट कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या डेवलपमेंट करेंगे रेलवे सेक्टर में, क्या सहूलतें लोगों को देंगे, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि ये जो हुकूमत बनी है, मखलूक हुकूमत बनी है, पहली मर्तबा एक सही माना में कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, लेकिन जो उसका जो वतीरा है, जो उसका अंदाज है, एटीट्यूड जो है, माइन इज राइट वाला जो एटीट्यूड है, वो अभी भी चला आ रहा है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जैसा कि ये राहुल गांधी ने इशारा किया, 2A लिखा है उन्होंने, 2AA लिखा है, यानी अडानी और अंबानी का जो है तो खुश करने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। तो इससे जो है मुल्क के अंदर जो है जो बेचैनी है बेरोजगारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से, तो क्या ये मुल्क की वहदत और जो है उसकी जो खुशहाली है उसको बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं करेगी? आप जो जिस तरह का बजट आया वो वही है, उसी ढर्रे पर है। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है और बहुत कुछ कम बताया है। इससे ये लगता है कि इनकी बजट स्पीच जो है लगभग 1 घंटा या 1.25 घंटा थी, जब कभी 1.25-2 घंटे होती थी। अब इससे ये मालूम होता है कि एक रूमर चल रही है कि रेलवेज में बहुत वसी तौर पर प्राइवेटाइज करेंगे, जो ये हो जाएगी ये AA में ये लोगों को। तो इससे जाहिर होता है कि जब रेलवे का कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, हालांकि कुछ दिन पहले ये कहा गया कि रेलवेज को हम प्राइवेटाइज करेंगे और तरक्की करेंगे, तो ये इसमें क्या राज है पता नहीं कि रेलवे के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि रेलवे में लॉसेस कितने हैं, कितने एक्सीडेंट्स हुए रेलवे के, उसके बारे में जिक्र नहीं है बजट में। और कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि एक्सीडेंट के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे और लोगों को राहत देंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है बजट में। तो ये एक ऐसा बजट है जिसका कोई माने ही नहीं है। कोई बजट का मतलब ये होता है कि लोगों को, आम आदमी को जाके बजट बुक्स नहीं पढ़ता। आम आदमी बजट के जो ऐलान होता है टीवी में वो देखता है, अखबारों में पढ़ता है, उससे एक बजट के बारे में एक अपना ओपिनियन बनाता है। मगर यहाँ ओपिनियन बनाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, कुछ बहुत कुछ छपाया गया है, तो ओपिनियन कैसा बना? जी, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई थी, उसमें भी बहुत से वो आदाद-ओ-शुमार की जादूगरी करके जो है वो तो चला आ रहा है गुज़िश्ता 10 साल से कि जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इतना फलां ये हो रहा है, तो ये तो आप बिल्कुल मज़ाक कह रहे हैं। तो ये अब मैं आता हूँ ज़रा सोशल सेक्टर की तरफ। सोशल सेक्टर इस मुल्क में जो है 21% के करीब माइनॉरिटीज़ हैं, 22-23% के करीब जो है एससी और एसटी अक़वाम है, यानी तकरीबन जो है आधी आबादी जो है वो कमज़ोर तबक़ात की है। उसके अलावा जो है
एक तबका जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का आता है, वो आबादी मिला दी। यानी सिर्फ 15% आबादी ऐसी है जो प्रिविलेज क्लास है, जिनके पास सब कुछ है। तो ये 85% के लिए जो सोशल सेक्टर से जो होना चाहिए था, ये सोशल सेक्टर के लिए बजट जो है गुज़श्ता 10 साल से मुसलसल डाउन होता चला जा रहा है। दिस सोशल जस्टिस यानी पिछले बजटों में ये होता था कि ये सोशल जस्टिस के लिए जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर एक डिटेल बताया जाता था कि सोशल जस्टिस किस तरह टैकल करेंगे, गरीबों के कल्याण के लिए, उनके बेहतरी के लिए चीज़ें लाएंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशन बजट कितना परसेंटेज है जीडीपी का, पावर्टी एलिवेशन के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर क्या, ये सब डिटेल लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को इसके डिटेल्स मिलना चाहिए। इस बजट में पहली वक्त मैं देख रहा हूँ, मैं 25 साल पार्लियामेंट का मेंबर रहा, मैं 25 बजट खुद देखा हूँ, उसके ऊपर कमेंट कर चुका हूँ। तो आज ये एक अजब बजट नजर आ रहा है कि यहाँ बहुत कुछ छुपाया जा रहा है इस बजट में। यानी कि ये सोशल सेक्टर में क्या एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में कोई एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया है। यानी बेहिसी है बिल्कुल, इनसेंसिटिविटी जो है, बेहिसी जो है, बेहिस है बिल्कुल, कि हुकूमत को कुछ वो नहीं है कि हमको इसके बारे में तस्करा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा, ये आप माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हैं, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के दौरान बहुत से जो है काम किए, बहुत सी नई स्कीमें शुरू की। अब जो है गुज़श्ता 10 साल से, 10 साल से तो नहीं कहना चाहिए, गुज़श्ता 5 साल से, जब से ये मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई हैं, तब से जो है माइनॉरिटी का जो बजट है उसके बाद वो तो एक तो घटता चला जा रहा है, ज़वाल पज़ीर है वो। दूसरी बात ये है कि पहले जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, बजट तकरीर पेश करते थे, तो खास तौर से माइनॉरिटी का तज़किरा होता था कि माइनॉरिटी के लिए इतना बजट जो है हमने जो है एस्टिमेट किया है, मार्क किया है, मुख्तस किया है। लेकिन अब तो ना उसका तज़किरा होता है, माइनॉरिटी का कोई तज़किरा होता है, ना वो बजट का जो है, जो बजट की तकरीर होती है उसमें कोई बताया जाता है कि इतना पैसा दिया जा रहा है फलां के लिए, इसके लिए दिया जा रहा है। वो डिटेल में होता है, लेकिन जो तकरीर की जाती है उसमें कुछ नहीं बताया जाता। तो ये जो बन गया मिजाज, जो बन गया है, इसको किस तरह से देखेंगे आप, बहैसियत सियासी वजीर जो रहे हैं आप? देखिए, ये हुकूमत माइनॉरिटी लफ्ज इनके लिए एक चिढ़ का लफ्ज है। जी, एनीथिंग। पहले कह रहे थे, जब आपको इनके बहुत से बीजेपी के लीडर कहते हैं हमको एक माइनॉरिटी लफ्ज हमको मुंह में से लेना बुरा लगता है। तो इस तरह के वो माइनॉरिटी से उनका रवैया सारे मुल्क को मालूम है। अब ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बनाए गए हैं, ये सचार कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये जरूरत है कि इसके रिपोर्ट हमारे सारे मुल्क के सामने है। इसलिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के तहत हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसके तहत माइनॉरिटी मिनिस्ट्री शुरू की गई थी कि सबको उनका हिस्सा मिले, और जो जिसके साथ डिफरेंस हुआ है, उनके साथ इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वो देने के लिए ये मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी। आज उसको इन्होंने खत्म कर रहे हैं। और अब उनकी कोशिश है कि इसको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री न बजट नहीं देकर खाली जो अमला है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर वो करे, दूसरे प्रोग्राम से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। ना मिनिस्ट्री को दिलचस्पी है, ना से एक नाम से मिनिस्ट्री है चल रही है, मुझे अल्लाह बेहतर जानता है कितने दिन ये रखेंगे। तो इसके ऊपर बात बहस करके भी फायदा नहीं, जिस तरह से वो कर रहे हैं। सही बात, क्योंकि ये प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप है उसको खत्म कर दिया गया। मौलाना आजाद फेलोशिप जो थी, जो डॉक्टरेट के फिलोसफी वगैरह करना चाहते थे, वो खत्म कर दी गई। फिर वो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को खत्म कर दिया गया, वो तो मामला कोर्ट में है। लेकिन ये इस तरह कई ऐसे इकदाम किए गए। फिर वो
जो वक्फ की जो कॉर्पोरेशन थी उसको तकरीबन उज़्व मुअत्तल बना के रख दिया गया है। तो जितने भी माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीमें थी, अहम स्कीमें, उसको तकरीबन जो है या तो खत्म कर दिया गया है या उसको बड़े कमजोर कर दिया गया है। तो गुज़िश्ता 10 साल की जो सूरत हाल है उसको किस तरह से आपने जो कह दिया कि ये इनको जो है लीस्ट कंसर्न अबाउट द माइनॉरिटी, इनको तो माइनॉरिटी के लफ्ज से चिढ़ है, तो ये जो खत्म कर दिया गया इसके क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं सर? नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट पहले देखिए, इसके इम्पैक्ट तो मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस के ना जो लफ्ज है, जी सिर्फ नाम पे सोशल जस्टिस नहीं है, एक्चुअली उनको जो भी डिप्रे हुए हैं सोशल जस्टिस से उनको जस्टिस दिलाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। हुकूमतें जब कभी भी किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी होती है तो हमारा आइन उनको इजाजत देता है हुकूमतों को कि अफर्मेटिव एक्शन लें, यानी उसको सही करने के लिए एक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमतों को राइट देता है। मगर ये लोग उसको वैसा नहीं समझते, ये हुकूमत अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ है, यानी सिर्फ किसी एक तबके को मजबूत करते रहिए, दूसरे भाड़ में जाएं, उनको परवाह नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन उनको क्या है समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लोग हैं अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ है ये, तो हम इनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? जी 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 जी, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अब साउथ के साथ जो नाइंसाफी की गई है इसका क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि पहले उनको जीएसटी से जो जो जितना पैसा मिलना चाहिए जीएसटी का भी हक नहीं मिलता है, उनको ज्यादा के लड़ना पड़ता है। आपकी जो कर्नाटक के वजीर आला है वो यहाँ पर दिल्ली में उनको एहतजाज करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, तो ये सूरत हाल हो गई, पैसे देकर भी उनको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। नहीं, मुझे अभी हमको ये साउथ इंडिया के या दूसरे वजीर आला जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दूसरे स्टेट्स के, उनका क्या रिएक्शन है हमको देखना पड़ेगा। वो एहतियात जरूर करेंगे, ये इनसे नाइंसाफी हो बर्दाश्त करेंगे नहीं। अब ये ऐसी इस तरह से ला रहे हैं कि वजीर चीफ मिनिस्टर्स भी मोर्चा लेके दिल्ली जाना पड़ेगा, एजिटेट करने का, उस हालात को लाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को। अच्छा, मैं आखिरी मेरा सवाल ये है ये जो आंध्र प्रदेश और बिहार को जो है, जिनकी जो वहां पर जो हुकूमतें है उसके बैसाखियों पर ये हुकूमत खड़ी है और कहते हैं कि ये शाख नाजुक पर जो है आशाना है बना हुआ जो हुकूमत है, खड़ी हुकूमत है, ये देर पर साबित नहीं हो सकती है। तो अब इनको जो बजट में जो कुछ भी दिया गया है क्या वो उससे मुतमईन हो जाएंगे? क्योंकि उनकी तो डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। मैं नहीं समझता कि पहले हमको देखना है कि वो कब पहुंचाएंगे उनको, क्या वो जो राहत दी है, जो जो वादे किए गए हैं, क्या वो उनको पूरे कर सकेंगे ये लोग, या खाली पेपर गारंटी है इनके पास? मैं नहीं समझता। अगर बिहार को कर रहे हैं तो खुशी की बात है, एक पिछड़ा होता है, मगर इस तरह दूसरों को नजरअंदाज करके कोई एक स्टेट को अपने मकसद के लिए नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और अपने बेशकीमत ख्यालात से हमारे नाजरीन को आगाह किया। बहुत शुक्रिया मोहतरम रहमान खान साहब। शुक्रिया बारी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे। नाजरीन, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल सालार को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इसको लाइक करें, और जो कुछ भी हमारे पास से जो मवाद आपके सामने पेश किया जाता है, आपको जो पेश किया जाता है उस पर कमेंट जरूर करें। जो भी तबसरा करें आप, अच्छा करें, बुरा करें, तनकीदी करें, तारीफी करें, बहरकैफ आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक भी करें। तो नाज़रीन, ये थे जनाब रहमान खान साहब जो साबिक मरकजी वजीर हैं, राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, कई सरकारी अहम ओहदों पर फायद रह चुके हैं। वो बजट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।